how to calculate the population of electrons, okay, in upper and lower state. उसके जो फॉर्मूला था वो ये था, ठीक है। और E की वैल्यू क्या थी, ठीक है। और J जो है वो आपके पास रोटेशनल लेवल if A is equal to 0 तो नहीं होगा, हो भी सकता है 0 1 2 और J 1 2 3 इस तरह। और H क्या था, इसकी वैल्यू कितनी होती है, ठीक है। और C स्पीड ऑफ लाइट है ना, मीटर पर सेकंड और सेंटीमीटर पर सेकंड, ओके बेटा। एंड टेम्परेचर है जो कि आपने केल्विन पे, ठीक है। एंड देन के ये क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू कितनी है, जो लिखा गया, ओके। और बी क्या है, रोटेशनल कांस्टेंट, ओके। और ये आपको गिवन होगा या फ्रॉम डेटा मिलेगा, ठीक है। तो ये रोटेशनल कांस्टेंट बेसिकली नहीं होगा, ये जब भी आपको गिवन होगा या तो क्लियरली बी की वैल्यू गिवन होगी या यू आर गिवन विद 2b वैल्यू, ठीक है। वो क्या होता है, वो कहते हैं कि फर्स्ट रोटेशनल लाइन, क्या बोला जाएगा, पोजीशन ऑफ फर्स्ट रोटेशनल लाइन, ठीक है। तो उसकी कोई वैल्यू होगी, सपोज वो कहता है कि जो फर्स्ट रोटेशनल लाइन है, ठीक है, वो क्या है जी 3.139 पर सेंटीमीटर है, ठीक है। तो 2b इज इक्वल टू 3.139 एंड b इज इक्वल टू कितनी आ जाएगी, बताओ सर, 1.5695 करो ना, 1.566 569%। अब ये आपके पास रोटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू है, ठीक है। तो अब ये सारी चीज़ें यहाँ पे अगर टेम्परेचर आपके पास कितना हो, 298 केल्विन हो, ठीक है। तो बताएं कि एन यू मतलब एन अपर ओवर एन लोअर, जब जे आप 0 टू जे 1 जा रहे हैं, ठीक है। मेन की जब जे की वैल्यू 1 पे है,
ठीक है, 0 to 1 में आ रहे हैं। तो निकालें क्या वैल्यू आती है? पहले तो ई जे की वैल्यू निकालेंगे। ये है क्या आती है? बी की वैल्यू कितनी है? 1.5695 एच 6.6 सी ठीक है, ये अगर 1 है तो ये 2 आ जाएगा। सही है ये 2। 1 + 1 2 2 × 1 = 2। इस बात से निकालिए कितना आता है? ए की वैल्यू कितनी है? टेम्परेचर ऊपर आंसर जो है वो जवाब में आना चाहिए। वो कैसे आएगा? ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल। ठीक है, जवाब बनकर क्या आंसर आता है? रो एक्सप्लेन करना है। चलिए वो कर। ओके जी, actually we are going to find the population of electron in higher and lower rotational level while using data from rotational spectroscopy। तो ये आपके पास फार्मूला है कि ये जो एनर्जी है रोटेशनल, तो ये होता है इक्वल टू बी एच सी जे जे इक्वल्स 1। जे इज द रोटेशनल लेवल, एच प्लैंक्स कांस्टेंट, its value is 6.626 10⁻34 joule second, and then c is the speed of light, you have 3 × 10⁸ meter per second, and then रिकॉर्ड हो गई। इधर से नहीं बनेगी। ठीक है, तो ये -1.5 इसका आंसर निकालो कितना है एक्सपोनेंट जी? ये वीडियो अब मुझे काफ़ी एडिट करना पड़ेगा। 0.28 0.218 ओके 22 कर लो। व्हाट डज इट मीन कि इसको आप यूँ कह सकते हैं कि ये आपके पास क्या हो गया 22/10। ठीक है, मीन कि अगर टोटल आपके पास 32 इलेक्ट्रॉन हैं तो उसमें से 10 लोअर लेवल पे हैं और 22 हायर लेवल पे हैं, तो टोटल कितने हो गए 32। ओके, तो इसकी कितनी परसेंटेज बनती है? 22/32 मल्टीप्लाई बाय 100 करें। अप्रोक्सीमेटली 70% ऊपर 30% नीचे। ठीक है, तो ये आपके पास ये आएगा आंसर क्या हो गया? अप्रॉक्सीमेटली जो अपर पोर्शन है, अपर पोर्शन कह रहा हूँ, अपर लेवल में जो है वो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कितनी है? 70% इलेक्ट्रॉन पॉपुलेशन, और 0 पे 30%। अप्रॉक्सीमेटली 30। ठीक है, ये आइडिया हो गया कैसे निकाला हमने? ठीक है, अच्छा इट इज कर दो। सिमिलरली रोटेशनल कांस्टेंट पे
आइसोटोप्स का क्या इफेक्ट होता है? इसको कहते हैं आइसोटोपिक इफेक्ट on rotational constant. Okay, we know V is equal to, V क्या है? rotational constant है। V is equal to H over 8 I C, ये तो है ना। I किस इक्वल होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया म्यू और स्क्वायर। R क्या है? बॉन्ड डिस्टेंस है, ठीक है। और कुछ, और म्यू क्या होता है? m1 m2 m1 प्लस m, ठीक है। और साथ में वो हाइड्रोजन रहते हैं, ठीक है। अब अगर आपने आइसोटोपिक इफेक्ट देखना है, सपोज कि हमारे पास CO है, एक में कार्बन 12 है और 16 है। अब इस कार्बन को हम रिप्लेस करते हैं विद इट्स आइसोटोप्स। मीन के कार्बन 12 है तो उसका एक और आइसोटोप होता है, दैट इज कॉल्ड कार्बन 13। सुना हुआ है ना? अगर इसको मैं कहता हूँ कार्बन 13, अब हमने इफेक्ट देखना है कि वो रोटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू गिवन होगी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे क्या इफेक्ट होता है, या फिर अगर ये चीज़ें गिवन है तो क्या हम उससे इनके रिड्यूस मैस से कार्बन का मैस निकाल सकते हैं? अगर कार्बन का मैस यहाँ पे 13 है तो हमारे पास आंसर आना चाहिए दैट मस्ट बी नियर टू 13 और इक्वल टू 13, ऐसे ही है। तो अब उसका रिलेशन देखना है। रेशियो अगर मैं कहता हूँ कि इसका जो रोटेशनल कांस्टेंट है ये इसको मैं बी कह देता हूँ, तो ये है 1.93 पर सेंटीमीटर, मैं सपोज करता हूँ, ठीक है। और जो इसको मैं अगर बी प्राइम कह देता हूँ, ये 1.84 कह देता हूँ मैं, ठीक है। अब ये आपको गिवन है। अब आपको अगर कहा जाए कि जी ये कंफर्म करें कि ये जो आइसोटोप है 13 ये वाकई 13 है, सब्स्टिट्यूशन से ये बताएं कि इट्स वेरी 13 और समथिंग एल्स, ठीक है। और इससे फिर आप बताएं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया बी प्राइम, ठीक है। तो अब आप इसको बी प्राइम लिखें, वो क्या होगा? एच तो कांस्टेंट है ना, ए आई प्राइम सी होगा, ओके। तो इधर जब आई प्राइम है तो ये म्यू प्राइम हो जाएगा, ठीक है। फिर हम बॉन्ड डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं, वो भी देखते हैं। अब इनका बॉन्ड डिस्टेंस इसको भी प्राइम कर लें, है? इसी तरह म्यू फिर हम देखते हैं, ठीक है। अब अगर आप इसका म्यू लिखना चाह रहे हैं तो वो क्या होगा? 12 मल्टीप्लाई बाई 16, 12 प्लस 16, ठीक है। और इधर वो आ जाता है क्या? मैस ऑफ हाइड्रोजन आता है, ठीक है। इसको भी हम स्टडी करते हैं। अब इसका क्या बनेगा? 13, ये आपने फाइंड करना है, ठीक है। तो इसको आप लिख रहे हैं m मल्टीप्लाई बाई 16 प्लस 16, ठीक होगी बात? ये आपको फाइंड करना है इसको। अब हमने रिलेशन देखना है इनका। अब देखिए कि b और अगर b प्राइम लिखा जाए तो इसको हम यूं लिख सकते हैं, हाँ जी, लिख सकते हैं। क्या किया मैंने? हाँ जी। तो यहाँ पे देखें क्या चीज होती है, ठीक है। क्या इसको मैं यूं लिख सकता हूँ
ओके, तो क्या चीज है हमारे पास? ठीक है, अब b और b प्राइम आपको गिवन है, तो आप उसकी रेशियो ले सकते हैं कि b ओवर b प्राइम इज इक्वल टू, b की वैल्यू कितनी थी 1 पॉइंट और इसकी 1.86, क्या रेशियो आती है 0.0 क्या वैल्यू आती है? 1.04। नहीं है, ऐसे नीचे वाली वैल्यू छोटी है ना, 1.04। ओके, अब ये इस चीज के भी तो इक्वल है ना? तो म्यू आपके पास क्या होता है, इसको लिखे आप, वो फाइंड करना है ना आपने, ऐसे ही करो है ना, ऐसे। और साथ में ठीक है, ये आपके पास हो गया म्यू प्राइम, ठीक है, और ये नीचे क्या है म्यू, वो क्या है ऐसे ही है ना, डिवाइडेड बाय, अब क्या हुआ, इसको आप यूं लिख सकते हैं, ये पार्ट हो गया, इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये डिवीजन वाला पोर्शन जो है ये ऊपर चला जाएगा, ऐसे ही है ना, हैं, और ये ठीक है, तो ये आपके पास क्या चीज आ जाएगी, ठीक है, 1.04 इज इक्वल टू, ठीक है, इसका आंसर क्या आता है, करो, जी 0.14 सर। इस पूरे पोर्शन का, यस सर। पूरी टर्म का, यस सर। ठीक हो गया, इधर आके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड करो, क्या आंसर आता है, वन पॉइंट 0.04 और 0.1 10 है, 1.04 है। 1.4 नहीं है, डिवाइड बाय 0.14, 7.4 7.4, 42। आपको क्या फाइंड करना है, एम, क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ये क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करो, 4 मल्टीप्लाई बाई 60, 118.4 कर लो ना,
118.4. 1 18.4. इसको यूँ देख सकते हैं 16 है। Yes, sir. इसको उधर ले लो। ये क्या हो जाएगा? 8.6. 16 माइनस 7.4, 8.6. ये इस पे डिवाइड करो। 13.7. तो ये अप्रोक्सीमेटली 30, ठीक है। तो इसका ये भी मतलब निकला कि क्योंकि देखो अब आर बॉन्ड डिस्टेंस था वो तो हमने सेम रखा ना, तो इसका ये भी मतलब हुआ कि आइसोटोप चेंज करने से बॉन्ड डिस्टेंस पे इफेक्ट नहीं आता। बॉन्ड डिस्टेंस पे इफेक्ट नहीं आता। तो इस तरह आप बॉन्ड डिस्टेंस का रिलेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। आप उसका निकाल सकते हैं इसका वाला आई की वैल्यू निकाल सकते हैं, रिड्यूस मास की वैल्यू निकाल सकते हैं, फिर वो स्पेसिफिक जो आपने सब्स्टिट्यूशन की है किस एटम की है, जिस आइसोटोप की, आप उसकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये इफेक्ट आइसोटोपिक इफेक्ट से क्या हुआ कि बॉन्ड डिस्टेंस पे इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। अच्छा, अब हम प्रोसेस स्टार्ट करना है वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। रोटेशनल में क्या था कि आप कहते हैं, हमने कहा था कि परमानेंट डाइपोल मूवमेंट होना चाहिए, ऐसी बात हुई थी ना, जहां कोई चेंज इन डाइपोल मूवमेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए वाइब्रेशन के लिए? ऐसी बात हुई थी ना, डाइपोल मूवमेंट चेंज होगा तो आपको वाइब्रेशनल सिग्नल मिलेगा, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले आपने जो काम करना होता है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है। क्या? उसको हम n से डिनोट करते हैं, 3n। टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम। इसका क्या मतलब है? मेन पे कोई भी मॉलिक्यूल जो है वो उसके पास ओवरऑल मूव करने के कितने वेज हैं, पॉसिबिलिटी है, जिसमें आपके पास ट्रांसलेशनल मोड्स भी आते हैं, टोटल मोड्स हो गए ट्रांसलेशनल, रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल मोड्स। थ्री एंड इन तीनों में एक्सप्लेन कर रहे हैं। हाँ जी, अब हमने ये फाइंड करना है कि इस टोटल में ट्रांसलेशनल कितने होते हैं, रोटेशनल और वाइब्रेशनल, ये बताना है। फिर उसके बाद हम स्पेक्ट्रोस्कोपी को देखेंगे कि उसमें आगे फर्दर क्या होगा। अब ये डिपेंड करता है कि आपका मॉलिक्यूल लीनियर है या दो तरह के हो सकते हैं ना आपके पास, या लीनियर होगा या नॉन। मॉलिक्यूल जैसा भी हो, लीनियर हो या नॉन लीनियर,
इसमें जो ट्रांसलेशनल मोड्स होते हैं वो कितने होते हैं? हमेशा 3 रहेंगे। क्या रहेंगे? 3 रहेंगे। ठीक है, रोटेशन ट्रांसलेशन कितने रहेंगे? 3। वाइब्रेशनल जो होते हैं ना, ये चेंज होते हैं। अगर तो आपके पास लीनियर मॉलिक्यूल है तो उसमें 3n-5 होता है फॉर लीनियर। ठीक है, अगर नॉन लीनियर है तो 3n-6 होता है। ठीक है, अब आगे की रोटेशन। देखो ट्रांसलेशन भी निकल आए, वाइब्रेशन भी निकल आए, जो बाकी बचेंगे वो क्या होंगे? ठीक है, तो वो कैसे होते हैं बेसिकली? 3 मतलब टोटल अगर फार्मूला बनाएगा तो क्या बनेगा? फार्मूला आपके लिए थोड़ा मुश्किल बन जाएगा, लेकिन टोटल मतलब 3n माइनस 3 है माइनस 3n-5, ये बन जाएगा लीनियर के लिए। और इसी तरह 3n-3 -3n-6 बन जाएगा नॉन लीनियर के लिए। तो बेटर ये है कि आप जो रिमेनिंग बातें हैं वो क्या लिख दें? रोटेशनल। ठीक है, अब यहाँ से क्या फील होता है कि लीनियर मॉलिक्यूल में रोटेशनल वाइब्रेशन, रोटेशनल मोड ज़्यादा होंगे या नॉन लीनियर होंगे? सोच के बताएं। लीनियर में रोटेशनल मोड्स ज़्यादा होंगे या नॉन लीनियर में? रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी को ध्यान में रखें, जब लीनियर का आपने पढ़ा था तो उसमें 3 होते हैं ना, तो एक उसका 0 होता है। वो लीनियर में पढ़ा था ना कि बॉन्ड टू बॉन्ड एक्सिस रोटेशन जो है वो उसकी 0 होती थी, याद आ रहा है? वो लीनियर सिमेट्रिक टॉर्क, एसिमेट्रिक। तो लीनियर में आपने क्या कहा था? IA, IB, IC होता है, तो एक उसका 0 होता है। तो इसका मतलब है कि लीनियर में जो रोटेशनल मोड्स हैं वो कम होंगे एज कम्पेयर टू नॉन लीनियर। दूसरा पॉइंट ये भी है कि देखो इसमें से छोटा फैक्टर रिड्यूस हो रहा है, जब छोटा 5 रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, 5 रिड्यूस होने के बाद वाइब्रेशन के लिए बड़ी वैल्यू बचेगी। जब वाइब्रेशन के लिए बड़ी बचेगी तो पीछे कम है। अब इसका एक ट्रायल करते हैं। ट्रांसलेशनल साथ में कितने होते हैं? 3। तो ये अक्सर आपके एग्जाम में आता है, जो आप आगे भी अप्लाई करेंगे। बस एक मैं लेता हूँ CO2 और एक लेता हूँ मैं वाटर। ठीक है, ये आपके पास क्या होता है? लीनियर है और ये नॉन लीनियर। ठीक है, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम वो कितना होता है? 3n। n क्या होता है? नंबर ऑफ एटम्स। तो इसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? 3, 2, 1, 3। 3 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 9। यहाँ पे क्या होगा? टोटल 3n, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 9। यहाँ पे लिखा है, इसलिए एग्जाम्पल ये कि दोनों में सेम है। अब आ जाएगी ट्रांसलेशनल। कितने हो गए? 3 और इसमें भी पीछे कितने बार गया? 6, इधर भी 6 बार। अब आ जाएगी वाइब्रेशनल। लीनियर है,
3n minus 5, 3 multiplied by 3 minus 5 is equal to 4. ठीक है, वाइब्रेशनल 3n minus 6, ठीक है, रोटेशनल 3 4 कितना होगा 7, टोटल कितने 9 minus 7 2, और रोटेशनल इधर कितने हो गए। तो देख लें कि लीनियर मॉलिक्यूल में ये रोटेशनल कौन कौन से होते थे, 3 होते थे ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, IA बॉन्ड एक्सिस, IB इनटू द प्लेन, IC आउट ऑफ द प्लेन। IB और IC की वैल्यू होती थी, IA बॉन्ड एक्सिस में लीनियर में बहुत थोड़ी वैल्यू होती है, तो वो 0 टू, तो एक उसका रोटेशनल जो स्पेक्ट्रा आता है, रोटेशन में उसकी एक भी कम आती है लीनियर की, नॉन लीनियर की ग्रेटर। वो जो ग्रेटर स्पीच है इधर वो इसमें बढ़ जाती है, और वो वाइब्रेशनल में एक लेस हो जाती है और इधर एक ज़्यादा होती है। हाँ जी, कौन समझ आया, लीनियर और नॉन लीनियर में ये टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाते हैं, ट्रांसलेशनल, वाइब्रेशनल और रोटेशनल। ये हमारा थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। अब जब आप स्पेक्ट्रम लेते हैं तो वहाँ पे एम्पलीट्यूड पीक को देखना होता है, तो वाइब्रेशनल हमारा मेन पर्पस है फॉर नेक्स्ट 2 लेक्चर्स, वाइब्रेशनल। तो वाइब्रेशनल फोर्स निकालने के लिए लीनियर हो तो 3n minus 5, नॉन लीनियर हो तो 3n minus 6। ये आपने लगा कर उनको बता देना है किसमें कितनी डिग्री ऑफ वाइब्रेशनल मोड्स है। ठीक है, आपको पता लग जाएगा कि कितने होने चाहिए और उधर कितने आ रहे हैं और थ्योरेटिकली कितने होने चाहिए। ठीक है, तो ये एक बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है। इसी तरह HCl को देखिए, फर्स्ट HCl लीनियर मॉलिक्यूल है, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हैं 6, वाइब्रेशन कितने हो गए 1 हैं, पीछे कितने बच गए 6, ट्रांसलेशन कितने हो गए 3 4, रोटेशनल 2 है, ये वाइब्रेशनल हो गया, ये ट्रांसलेशन। और IHCl के आपको कोई पढ़ेगा है ना, IA B और C A0। अच्छा, अगर यहाँ पे कोई और एग्जांपल लिखवाएंगे, NH3 लिख लें, लीनियर है नॉन लीनियर है, नॉन लीनियर है, तो ट्रांसलेशनल 3, वाइब्रेशनल 3n minus 6, 12 minus 6 हो गए। 12 कहाँ से आया, थ्री एन की वैल्यू 3 मल्टीप्लाई बाई 3 और 4 एटम्स है ना, और रोटेशन कितने बच गए 3 हाँ जी, SO2 लीनियर है नॉन लीनियर है, इसको देखें। इसी तरह H2SO4 इसमें कितने डिग्री ऑफ टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 4 2 6 7 21 है। ट्रांसलेशन में कितने हो गए
वाइब्रेशनल हैं कितने हो गए 15 Yes, sir. 18 पीछे कितने बढ़ गए हैं 3. रोटेशनल मैक्सिमम कितने हो सकते हैं 3 हो सकते हैं. I realize. रोटेशन 3 एक्सेस पे होगी ना इस पे एक्सेस वैल्यू 0 वी गो के लीनियर इसमें वो वैल्यू. अब ये कंसीडर करना है कि ये कौन सा है सिमेट्रिक टॉप है एसिमेट्रिक है वो फिर बाद की बातें हैं कि आप स्ट्रक्चर बनाते हैं उससे आपको आइडिया हो जाता है ये क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। वाइब्रेशन में आपके पास डिफरेंट वाइब्रेशन आ सकती हैं, ठीक है। एक होती है स्ट्रेचिंग, ठीक है, स्ट्रेचिंग इस पर हम डिस्कशन करेंगे। स्ट्रेचिंग मीन के वो सिमेट्रिक भी हो सकती है और एसिमेट्रिक भी हो सकती है। सुनी हुई है ना बड़ी सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग क्या है? स्ट्रेचिंग क्या होता है? खींचना, ठीक है। और सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग क्या होती है? मीन के इक्वली खींचा जाए। मतलब अगर मेरे ये बाल पकड़ के खींचे जाए तो दोनों को इक्वली, दिस इज स्ट्रेचिंग यूँ। और अगर एसिमेट्रिक हो तो ये ऐसे ही रहे, इसको ऐसे कर दें, ऐसे कर दें, ऐसे कर दें। मतलब CO2 आपके पास मॉलिक्यूल है, सपोज अगर सिमेट्रिक करनी है तो इन दोनों को इक्वली आपने स्ट्रेच करना है। अगर एसिमेट्रिक करनी है तो इसको बढ़ा दें और इसको कम कर दें, है, इसको रुका रहे इसको खींच दें, या फिर ये रुका रहे इसको खींच दें। ये एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। वो स्ट्रेचिंग भी स्ट्रेचिंग के अपने होते हैं। अब बताएं कि सिमेट्रिक आसान है या एसिमेट्रिक आसान है? Which step is easy, symmetric or asymmetric? तो इस पे जो इजी होगा उसके लिए आपको हायर फ्रीक्वेंसी, लोअर फ्रीक्वेंसी, लोअर एनर्जी चाहिए होगी। जो डिफिकल्ट होगा उसके लिए हायर एनर्जी चाहिए। इस पर हम डिस्कशन करेंगे, डिटेल स्पेक्ट्रम भी दिखाएंगे आपको। ठीक, इसी तरह बेंडिंग होती है, मतलब H2 है, ठीक है, बेंडिंग होती है। मैंने कि बेंडिंग क्या है? ये मैं अगर O ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ठीक है, ये इसी तरह है, ये बेंडिंग है, ठीक है। बेंडिंग फिर आके 2 टाइप्स की होती है, बल्कि बेंडिंग में 4 टाइप्स बन जाती है, 4 टाइप्स बन जाती है। इन प्लेन बेंडिंग, आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग, ठीक है, ठीक है। फिर एक होती है रॉकिंग और एक होती है वैगिंग। वो ट्विस्टिंग उसी में आ जाती है, इन और आउट में, ठीक है। फिर आ जाती है वैगिंग एंड रॉकिंग। 4 हो जाते हैं ना, 6 हो गए ना, सारे मिलाया अगर वाटर के लिए, ठीक है। वाटर के लिए क्या होते हैं? 6 आने चाहिए ना, 3n - 6 कितने? 3 आने चाहिए। स्ट्रेचिंग हो गई, ठीक है। अच्छा, बेंडिंग हो गई, ठीक है। फिर आगे वैसे बता रहा हूँ, वैगिंग और रॉकिंग होती है। वैगिंग क्या होती है कि जिसमें वैगिंग है, रॉकिंग है, सीजरिंग, ठीक है, इस पर हम बात करेंगे इंशाल्लाह। ट्विस्टिंग 4 आ गए ना, क्या क्या हो गया? एक तो 2 स्ट्रेचिंग हो जाते हैं, वैगिंग, ट्विस्टिंग, रॉकिंग, सीजरिंग, ठीक है। अब ये मैं यूं खड़ा हूं, इस पे बात करेंगे डिटेल, जस्ट मैं थोड़ा सा आपको रिव्यू दे रहा हूँ। यूं खड़ा हूं, स्ट्रेचिंग और सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक का तो आपको आइडिया हो गया ना बेटा, हैं? और ये देखें
रॉकिंग क्या होती है, जिस तरह ट्यूनिंग फोर्क आपका चलता है, ये बार्ड है, दोनों ऐसे घूमे हैं, ये रॉकिंग है। और सीजनिंग क्या होती है, ऐसे ऐसे मीन के कैंची की तरह, ठीक है। अब पीछे दो बच गए, वैगिंग और ट्विस्टिंग। अब वो क्या है, इन प्लेन और आउट ऑफ प्लेन, ठीक है। एक तरीका ये होता है कि मैं यूँ खड़ा हूँ, ये मेरे बॉन्ड में, ये दोनों आगे आ रहे हैं, ये दोनों पीछे चले गए, दोनों आगे आ रहे हैं, ये दोनों पीछे चले गए, दोनों आगे आ जाए, ये दोनों पीछे चले गए। एक ऑप्शन मेरे पास और है, एक आगे आ जाए, एक पीछे चला जाए, है ना? एक आगे आ जाए, एक पीछे चला जाए। इन दोनों में ट्विस्टिंग कहाँ फील हो रही है आपको? एक में यू आ गए, यू आ गए, और एक में एक आगे एक पीछे। तो मेरे ख्याल में ये जो आगे और पीछे कर रहे हैं, दिस इज ट्विस्टिंग, है ना? ट्विस्ट कर रहे हैं। वो दूसरा क्या हो जाएगा, बैगिंग। तो ये सारे सिग्नल जो हैं, ये फिर आपने याद है, मैंने जब कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री का आपको विजिबल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम दिखाया था वाटर का या कार्बन डाइऑक्साइड का, तो लैपटॉप है आपके पास, निकाला। तो वो जब किया था हमने, तो उसमें आपने देखा था कि वो वैगिंग और वो सारे प्रोसेस हो रहे हैं। ये शायद असाइनमेंट भी किया आपने वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी की, है? तो ये जब आ जाएंगे तो फिर इसमें आप देखते हैं कि सिमेट्रिक और वैगिंग, ट्विस्टिंग, रॉकिंग, फिजिंग, ये सारी चीज़ें निकाल सकते हैं प्रैक्टिकली भी और प्रैक्टिकली जब आप उधर काम कर रहे होते हैं।